छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री साइंस में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नए एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें रदरफोर्ड थ्योरी जहाँ पर हमारा लिमिटेड हुआ था वहीं से उस लिमिटेशन को एरेज करने के संदर्भ में कंटेंट में हम लोग आज की थ्योरी पढ़ेंगे। रदरफोर्ड की थ्योरी कहाँ लिमिट किया था, लिमिटेशन किसने किया और कौन सा ऐसा थ्योरी आया जो रदरफोर्ड थ्योरी को लिमिटेड कर दिया। तो वो थ्योरी का नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी। उस थ्योरी में क्या कहा गया कि एनी चार्ज पार्टिकल विच रिवॉल्व अपोजिटिवली चार्ज सेंटर दे लूजेज एनर्जी कंटिन्यूअसली। यानी कहा गया कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर वो अपने अपोजिट चार्ज सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करता है। और ये अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी का बेस हमारा करेक्ट है, सही है, तो फिर हमारे पास जो रदरफोर्ड का थ्योरी था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ वो घूम रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका एनर्जी का ह्रास होगा और एनर्जी जब लॉस करेगा तो वो अल्टीमेटली स्पाइरल पाथ को पकड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को जाकर के न्यूक्लियस में ट्रैप होना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर वो लिमिटेड हो गया तो वहाँ से और भी लिमिटेशन आए थे कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं मिल रहा था। तो इन सारे लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोर मॉडल, जो बोर की थ्योरी है, वो बोर की थ्योरी ने इन सारे लिमिटेशन को दूर किए। लेकिन सबसे पहला हमारा होगा कि बोर मॉडल का नींव कैसे पड़ा। तो बोर मॉडल का नींव हमारे पास 4 थ्योरी से पड़ा है। एक तो हो गया कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी हो गया, सेकेंड वन होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का होगा, थर्ड वन कॉम्पटन का इफेक्ट होगा, फोर्थ वन हमारे पास मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सारे थ्योरी को मिला करके बोर की थ्योरी की नींव पड़ी थी। तो सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी है क्या। तो इसमें कंसेप्ट आया कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जैसे कहा जाता है कि कोई भी अगर बॉडी को अगर हम लोग हीट करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास लोहे की रॉड है, आयरन रॉड है, अगर उसको हीट करते हैं तो जैसे जैसे हीटिंग का प्रोसेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आयरन मटेरियल मेल्ट तो होता नहीं है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वो अपने डिफरेंट कलर को ग्लो करता है। सबसे पहले वो रेड में जाता है, फिर वो येलो में जाता है, फिर वो व्हाइट में जाता है, फाइनली वो ब्लू लाइट शो करता है। इसका मतलब हुआ कि उसमें जो कलर अलग अलग टेम्परेचर के साथ कलर क्यों बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पर एक कंडीशन होता है कि हमारे पास जो उसके पास फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो डिफर कर रहा है। कलर बदलने का कारण ही होता है वेवलेंथ का बदलना या फ्रीक्वेंसी का बदलना। जैसे अगर रेड कलर है तो हाई वेवलेंथ में है, अगर हमारे पास वो ब्लू कलर में है तो वेवलेंथ उसका कम रहा है। उस पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको हम लोग वेव भी कहते हैं, वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले, ये कैसे हमारे पास चलता है। तो बेसिकली वेव का मतलब क्या होता है, आप वेव को अगर समझना चाहते हैं तो एक स्टोन उठाइए, पत्थर का टुकड़ा उठाइए और तालाब में पानी जो लगता है कि स्टेबल है उसके अंदर फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें पानी में डिस्टर्बेंस होने लगा, वाइब्रेशन होने लगा, ऑसिलेशन होने लगा और ऊपर नीचे पानी होने लगा। दैट इज वेव, दैट इज वेव। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये साउंड वेव है। और आपके पास लाइटिंग हो रहा, लाइट हो रहा, लाइट भी एक वेव है। तो सवाल होता है कि वेव के जैसे आप साउंड का वेव है तो इसके लिए कोई ना कोई हमारे पास मटेरियल मीडियम चाहिए होगा। बट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट के बारे में भी यही कहा जाता है। लाइट के बारे में तो थोड़ा कंसेप्ट है कि इसमें भी हमारे पास मीडियम नहीं होता है, ये डायरेक्ट प्रोपेगेट होके आता है। लेकिन पहले बहुत पुराने थ्योरी में कहा जाता है कि थर्ड पार्टिकल से वो वाइब्रेशन उसका होता है और वहाँ से आता है। खैर ये तो अलग विषय है, इस पर तो अलग काम होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कहा जाता है कि जैसे बल्ब जल रहा है, बल्ब की फिलामेंट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव निकल रहा है। ये इस चीज़ को समझने के लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी पे हम लोग बेस्ड होते हैं। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी को बेस बनाने के लिए अगर हम लोग स्लाइड का भी सहारा ले सकते हैं, या मैं बोर्ड पर भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसके बीच में पैरामीटर का रिलेशन होता है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको स्लाइड दिखा देता हूं कि इन्होंने कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसके बाद मैं फिर आकर के बोर्ड पे इनके सारे इक्वेशन को ड्राइव कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि J.C. मैक्सवेल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इन्होंने जो कहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एक वेव दिखाया गया है। ये हमारे पास तीन एक्सिस में देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब ये ऊपर क्रेस्ट जा रहा है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नीचे वाले दिखाया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है। इसका स्ट्रेंथ E है, जो कि हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज निकालने में पढ़े थे, और इसका स्ट्रेंथ B दिखाया जा रहा है, और ये डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स वाई तीनों डायरेक्शन तीनों में जा रहा है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा है। और इसका स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में रखा गया, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पॉइंट किया है, और देखिए यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि मैक्सवेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। तो मैक्सवेल का जो मेन प्रपोजल था वो मैथमेटिकल एस्पेक्ट था कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटेंसिटी। यानी इनका कहना था कि जो एनर्जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, वो एनर्जी कंटिन्यूअस मोड में अगर लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है तो ये एक रेडिएशन होता है। तो वो जो कंटिन्यूअस एनर्जी का इन्होंने कहा था, ये कंसेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ। और इसके साथ साथ इन्होंने आगे बताया कि ये देखिए यहाँ पर कैसे ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वेव दो तरह के होते हैं। वेव में एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव आता है और एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है। तो ये देखिए, ये जो आपके पास रेड कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, जो रेड कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारे पास कंसेप्ट बनता है कि वेव का, कि ट्रांसवर्स वेव्स या फिर हमारे पास जो दूसरे वेव होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर कि वेव के बारे में, एक ट्रांसवर्स वेव्स है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और इन दोनों वेव में दोनों का देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल दिया गया है कि दिस इज अ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम। यानी जैसे आपने देखा है कि पानी है, तो पानी में अगर पत्थर के टुकड़ा मारते हैं तो ऐसे 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 होता है। दैट मीन्स कि इसका जो वेव है ना, वो परपेंडिकुलर ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। या लाइट में है, या स्ट्रिंग को आप खींचते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, तार को खींचिए या स्प्रिंग को खींचिए, उसको हम लोग ट्रांसवर्स। longitudinal waves, this is a wave in which the direction of the travel of the wave is parallel to the direction of the vibration। यानी उसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। दैट मीन्स जैसे साउंड का है, जहाँ मीडियम की जरूरत पड़ती है वहाँ वाइब्रेशन होता है, या फिर जब टर्निंग फॉर्क होता है वहाँ पे वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक हमारा था कि इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमारे पास डिस्टर्बेंस होता है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है, उसको हम लोग जो मेजर करते हैं, दो तरह से मेजर करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दो फील्ड लगते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों फील्ड को लगाया जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा पैरामीटर बनता है, उस पैरामीटर को देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वेव का डायग्राम देखना होगा, और उस डायग्राम से उन सारे पैरामीटर के स्टडी करना होगा, उसको हमको सीखना होगा कि उसमें कितने पैरामीटर, जैसे वेवलेंथ, क्रेस्ट, ट्रैफ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, दैट मीन्स वेव नंबर, ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं इसको हम लोग को सीखना है। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे टर्म को हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करें। अब मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ आता हूँ, इन छोटे टर्म्स को आप सीखेंगे कैसे हम लोग देखते हैं। अब आइए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के पास कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग सीखते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से आप जैसे पानी में पत्थर के टुकड़ा डाले हैं और ये यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। ये देखिए, ये देखिए, दैट मीन्स कि ये हाइट है, इसको हाइट बोलते हैं, और इसको डेप्थ बोलते हैं। ये हाइट है, एक डेप्थ है। ये दोनों, ये जितना जितना अगर ये एच है तो भी एच होगा,
दैट मीन्स अगर इसको डी बोले तो डी भी बोल सकते हैं। तो अगर ये वेव ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। अगर ये नीचे तरफ के आता है तो इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। दैट मीन्स क्रेस्ट एंड ट्रफ दो हमारे पास हुआ। अगर ये ऊपर जाता, लेकिन दोनों का लेंथ बराबर होता है। इस लेंथ को हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब साथ में आइए, ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा क्रेस्ट है, ये हमारा ट्रफ, ये हमारा ट्रफ है। ये देखिए, ये हमारा क्रेस्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का क्रम से होना चाहिए, वो क्रम गड़बड़ाना चाहिए। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लगातार क्रेस्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ये हमारा यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स लैम्डा। अब हम लोग तीन चीज सीखे, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड एंड फिर हम लोगों ने सीखा अभी वेवलेंथ। अब शुरू होती है कि वेवलेंथ अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा। तो हम लोग कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर जितना पीरियोडिक वाइब्रेशन 1 सेकंड में होता है, 1 सेकंड में किसी एक ही पॉइंट पर जितना पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है किसी भी मीडियम के लिए, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखिए अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगा, ये फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो का रेशियो है। इसका अपना एक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को सी कहते हैं। और जो इनके दो ट्रफ या दो क्रस्ट के कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होते हैं, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आपने देखा, ये हमारे पास नंबर 4th पॉइंट था। नंबर 5 में है वेव नंबर, वेव का नंबर। तो कहता है कि आप इन रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को अगर हमारे पास, ये देखिए वेव नंबर का सिंबल है, वेव नंबर है 1/λ। 1/λ को कहते हैं कि हमारे पास वेव नंबर कहलाता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स, आपने 6 पॉइंट्स को देखा, इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है कि हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन के बाद अगर हमारे पास हाइट पे जाता है, एक सर्टेन हाइट पे जाता है तो क्रेस्ट कहलाता है, सर्टेन डेप्थ पे कहा जाता है तो ट्रफ कहलाता है। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है तो वो वेवलेंथ कहलाता है। और इस हाइट को या डेप्थ को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और 1 सेकेंड के अंदर एक पॉइंट पर जितनी बार वो वाइब्रेट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो वेवलेंथ है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। यानी इतनी सारी बात को हम लोगों ने सीखा, क्रेस्ट, क्रेस्ट, ट्रफ, दैट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, दैट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, वेव नंबर। ये देखिए, ये पॉइंट को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सीखा कि इन सारी बात को, और इस पिक्चर को ध्यान में रखिए। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं, ये जब ऊपर की तरफ हाइट उठता है तो क्रेस्ट बोलते हैं, इस हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब ये नीचे की तरफ डेप्थ में जाता है तो इस डेप्थ के हाइट को भी एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। और जब ऊपर जाता है, ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर ये क्रेस्ट होगा, फिर ये ट्रफ होगा। और फिर देखिए, ये दोनों के कंसेक्यूटिव डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और एक ही पॉइंट पर जितनी बार 1 सेकेंड में वाइब्रेट करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। अब ये हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो सोर्सेस होते हैं, क्या कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। आप जैसे आपने पढ़ा होगा, रेडियो सुना होगा, आपके घर में माइक्रो ओवन होता है, आपके घर में टेलीविज़न है। हाँ, ये सब चीज़ें जो है आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि रेडियो की आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो पटना बोलता है, और अब गया में है, घर में है, और आप वहाँ का प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं, और तो और टेलीविज़न में लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है
कि ये किस मीडियम से और कैसे मेरे पास पहुंच रहा है, मेरे टेलीविज़न में कैसे प्रोग्राम चल रहा है। ओलंपिक का खेल जापान में होने वाला है और आप इंडिया में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं। दैट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से ये वेव आपके पास आ रहा है। ये हमारे पास, इसके पास सब हर एक वेव का, वो चाहे हमारे पास कॉस्मिक हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, रेडियो हो, और हमारे पास या टेलीविज़न रे हो, कोई भी वेव होगा, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, कोई भी रे हो, हर एक का अपना अपना वेवलेंथ होता है और अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। वो अपने, आपने सुना होगा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो से पटना 500 हर्ट्ज से बोल रहा हूँ। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। वो 500 हर्ट्ज से वो आ रहा है, मतलब वो वहाँ से बताया जा रहा है कि इस वेव से आपके पास वो पहुँच रहा है। तो ये हमारे पास जो होते हैं कि कॉस्मिक रे से आप लेकर के अगर आप रेडियो वेव तक जाते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है और वेवलेंथ अलग अलग होता है। अब यहीं से शुरू होता है स्पेक्ट्रम की बात। यहीं पर एक नया थ्योरी आता है, स्पेक्ट्रम की बात होती है कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं कि एनीथिंग बी अरेंज either in any one property that is either increasing order or decreasing order। जैसे आप मैथ बना रहे हो, आपके पास 10 नंबर दिए हुए हैं, 10 डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं, 2 3 4 8 9 5 कुछ भी दिया हुआ है। आपको कहा जाएगा कि इन नंबर को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। आपने बढ़ते हुए क्रम में सजाया तो आपने क्या किया कि सबसे स्मॉलेस्ट को पहले लिया और फिर सबसे बिगेस्ट को बाद में लिया। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द स्पेक्ट्रम। यही तो स्पेक्ट्रम है कि आपने नंबर को, डिजिट को बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। दिस इज स्पेक्ट्रम। अब आप वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह के होते हैं। मैंने कहा कि कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव तक जाइए, सबके फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबके वेवलेंथ अलग अलग है। आपको करने क्या है? सिर्फ करना है कि अरेंजमेंट ऑफ वेव आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ of this wave, that means this is called, in a regular pattern, this is called electromagnetic wave spectrum, that is the electromagnetic spectrum। जिस फॉर्म को आप अरेंज कर रहे हैं वही नाम दे दिया जाता है। आप जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जाएंगे तो वहाँ भी रे मिलेगा, वहाँ भी हमारे पास सीरीज मिलेगा, उन सीरीज को आप बढ़ते क्रम में सजा दिए, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है कि एनीथिंग बी अरेंज इन रेगुलर पैटर्न ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे आप किसी चीज को आप अरेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड। तो दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है कि हम लोग कैसे उसको अरेंज करते हैं। तो हमारे पास जितने वेव हैं, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैक्सवेल ने कहा कि इतने हमारे पास वेव होते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े। अब यहाँ तो पता लग गया कि ठीक है, एनर्जी का यहाँ पर कंसेप्ट होगा कि एनर्जी तो यहाँ पर या लॉस करे या गेन करे, इमिट करे या ऑब्जर्व करे, तो कंटिन्यूअस तो हो रहा है। तो लग रहा है कि रदरफोर्ड थ्योरी में कहीं लिमिटेशन था, फिर भी इस थ्योरी में भी एरर है। आइए मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ कि इनके थ्योरी में कितने एरर मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर, आइए आप यहाँ पर देखिए कि इनके थ्योरी में कितने एरर मिले हैं। अब हम लोग इस एरर को देखते हैं। देखिए, पहले तो आप ये ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर एक टेबल दे दिया हूँ कि कॉस्मिक रे से एसी तक, एयर कंडीशन तक का मैंने यहाँ पर आपको दे दिया हूँ। और वेव लेंथ का देखिए बढ़ते क्रम में है, डाउन द ग्रुप, डाउन द आइएगा तो बढ़ते क्रम है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो घटते क्रम में। देखिए यहाँ पर जहाँ कॉस्मिक रे का वेवलेंथ 10⁻⁻14 मीटर दिखाया गया है, वहीं पे उसका फ्रीक्वेंसी 10⁻22 दिखाया जा रहा है। ये हमारा दोनों जो देख रहे हैं, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रडार, टेलीविजन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेडियो वेव एंड एयर कंडीशनर वेव, एसी वेव, इन सारे वेव का देखिए ये हमारा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ देखिए पिक्चर में भी आपको एक दिखाया गया है, यहाँ देखिए रेडियो दिखाया गया है, यहाँ देखो माइक्रोवेव्स दिखाया गया है, इंफ्रारेड दिखाया गया है, विजिबल लाइट में सब आ जाते हैं, विजिबल में सारे आ जाते हैं, हमारे 6 के 6 रे आ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है। ये देखिए हमारे पास घटते क्रम में नीचे दिखाया गया, ऊपर अगर दिखाते तो बढ़ते क्रम। ये देखिए कैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है। अब यहीं पे आप देखिए कि फेल्योर ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि या तो मैक्सवेल थ्योरी में कहीं ना कहीं पे परेशानी है, या तो रदरफोर्ड थ्योरी में कहीं ना कहीं पे कोई लिमिटेशन पॉइंट है। इनमें भी परेशानी है। इन्होंने कहा तो सही है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर अपोजिट चार्ज सेंटर को घूमता है तो कंटिन्यूअस एनर्जी का लॉस करता है, बात सही है। लेकिन इनके अंदर भी वो है कि क्या वो कंटिन्यूअस करता है कि नहीं करता है, ये भी इस पॉइंट पे भी है। तो यहाँ है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान से देखिए,
इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दो थ्योरी आ गए, मैंने 4 थ्योरी बोला था, 2 थ्योरी तो यही आ गया कि ना तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कुछ बताया है और ना ही इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ बताया है। दिस 2 एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आर रिगार्डेड एज द पैराडॉक्स ऑफ द क्लासिकल थ्योरीज। यानी ये क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और क्वांटम मैकेनिक्स के अगर आप नहीं बताएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ इन हीट कैपेसिटी अ मोनोएटॉमिक सॉलिड विथ टेम्परेचर। दैट मीन्स कि आपने कहा कि ठीक है कोई भी सॉलिड अपना कलर बदलता है, जैसे आयरन का, आयरन रॉड पे इन्होंने एग्जांपल दिया था कि रेड होता है, येलो होता है, व्हाइट होता है और ब्लू हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई मोनोएटॉमिक सॉलिड है तो फिर उसमें डिफरेंट कलर क्यों नहीं आता, इसके बारे में कोई एक्सप्लेन। जैसे सोडियम के बारे में कि उससे आप बोलते हैं कि येलो होता है, आयरन में तो आपने बता दिया कि इतने सारे कलर, तो सोडियम में भी बहुत सारे कलर होने चाहिए थे, हुआ कि नहीं होता है कि सोडियम वेपर हमारा येलो जलता है। दैट मीन्स उस तरह से यहाँ भी एक परेशानी आया कि हीट कैपेसिटी का वेरिएशन के बारे में कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। फिर देखिए कि दिस थ्योरी स्टेट दैट एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्मॉल और लार्ज में बी इमिटेड और एब्जॉर्ब, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। यानी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में ये कहीं नहीं बताया है। सिर्फ इन्होंने क्या बताया कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे ये जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, या तो ये बढ़ रहा है या तो ये घट रहा है। दैट मीन्स कि डिसकंटिन्यूटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं था। और इस तरह से इनके पास भी 3 थ्योरी, इन्होंने 3 थ्योरी को ओरिजिनेट कर दिया। एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और ये इन्होंने ओरिजिन दिया, दूसरा इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ओरिजिन दिया, और तीसरा मैक्स प्लैंक को ओरिजिन दिया। और इन तीनों के कंबाइंड जो थ्योरी बना, कंबाइंड करके बोर ने एक अपना थ्योरी बना दिया, चौथा थ्योरी था। मैं इसी 4 थ्योरी की बात कर रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स का जो क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोर ने शुरू किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्स प्लैंक थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम की बात की थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फिर देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर देखेंगे कि मैक्स प्लैंक का थ्योरी क्या है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि बोर थ्योरी क्या है। तो 1 बाय 1 थ्योरी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और ये देखिए कि बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने ये दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे कि मैक्स प्लैंक का ये देन है, इन्होंने ही दिया था। इसको कैसे इन्होंने अपने छोटे से पैकेज में, उससे पहले मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है इसके बारे में। ये देखिए, मैं थोड़ी देर पहले इस एग्जाम्पल को शुरुआत किया था कि आयरन है, हीट किए, डल रेड हुआ, फिर रेड हुआ, फिर व्हाइट हुआ, फिर ब्लू हुआ। इस तरह की बातें यहाँ पर चर्चा में आई है। अब इस तरह की बातें जब चर्चा में आती है तो होता है कि कोई भी बॉडी को अगर हम लोग हीट करें या कूल करें, दो ही हमारे पास होते हैं, या आप उसको हीट करिए या कूल करिए, तो या तो एनर्जी को इमिट करेगा या तो ऑब्जर्व करेगा, या तो एनर्जी इमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा। ये दोनों ही कंडीशन में हमारे पास जो एनर्जी होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में ये बात चर्चा किया गया। तो देखा गया कि सबसे पहले एनर्जी का रिलेशन उसके फ्रीक्वेंसी से दिया गया, और फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन फिर उसमें डाला गया वेवलेंथ के साथ। तो देखा गया कि ये जो कैरेक्टर चेंज कर रहा है, यहाँ पर कैरेक्टर चेंज करने का मतलब हुआ कि आयरन को जब हीट किए थे तो डायरेक्ट वो ब्लू क्यों नहीं दिखा था। जैसे जैसे टेम्परेचर दिया गया, दैट मीन्स कि वो इंटेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आता है। तो इंटेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा ही दिखाया गया कि इसके बीच में रिलेशन आता है। टेम्परेचर बढ़ता है, इंटेंसिटी हमारे पास उसके साथ डायरेक्ट का रिलेशन होता है, और वहाँ पर उसके जो कलर होते हैं वो डिफर करने हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी इमीटर हो बॉडी या हमारा गेन करने वाला हो, वहाँ पर वो डायरेक्ट जो होता है कि कंटिन्यूअस मोड में नहीं होगा, जब भी होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल गया, वेवलेंथ बदल गया, तो निश्चित है कि एनर्जी बदलेगा, और उसी एनर्जी को बदलने से डिसकंटिन्यूटी का मोड आता है। अब देखिए, जैसे इस ग्राफ को देखेंगे आप, यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ग्राफ में यहाँ वेवलेंथ लिया गया, यहाँ इंटेंसिटी ले गया और डिफरेंट टेम्परेचर था। पहले आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है।
एक सर्टेन टेम्परेचर T1 तक एक मैक्सिमम हाइट तक गया, जैसे यहाँ तक जब पहुँचा उसके बाद फिर धीरे धीरे वो घटने लगा। दैट मीन्स उसके बाद फिर वो क्या हुआ, घटना शुरू हुआ, यानी हमारे वेवलेंथ बढ़ रहा है और इंटेंसिटी घट रहा है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फिर वो अपने ओरिजिनल फिनोमेना के पास वापस आता है और यहाँ पर ये कंसेप्ट हमारा बन जाता है कि अब जो होगा, जो उसके बीच में ऑसिलेशन हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है या यूं कहिए कि उसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस डिस्टर्बेंस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टर है ये हमारा डुअल कैरेक्टर में जाने वाला है। यहाँ से कॉन्सेप्ट होगा कि आप उसमें सिर्फ पार्टिकल की तरह नहीं देख सकते हैं, आपको उसमें वेव की तरह भी देखना है और पार्टिकल की तरह भी देखना है। यानी दोनों कंसेप्ट जब आप देखेंगे तभी आपका क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मेन फिजिबिलिटी था कि कंटिन्यू एनर्जी लॉस हुआ, ये बात सही था, उनका कहना सही था, मैक्सवेल का कहना 100% सही था कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चारों तरफ घूमेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, लेकिन बट नॉट इन द कंटिन्यूअस मोड, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस मोड। और आगे चल के मैक्स प्लैंक ने भी यही बात कही कि भैया वो डिस्क्रीट यूनिट होता है, वहाँ पर पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। और अगर वो लाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फोटोन कहेंगे, हीट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फोनॉन कहेंगे। और वहाँ से उसके कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक बनाया कि एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन होता है, और फिर बताया कि कैसे हमारे पास जब वो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो अपोजिट चार्ज सेंटर को घूमता है और वहाँ पर एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं तो कैसे वो सेल को बदलता है, या एनर्जी वहाँ से लॉस करता है तो कैसे सेल हायर सेल से लोअर सेल में आता है। तो वहाँ पर एनर्जी लॉस और गेन, इमिट और एब्जॉर्ब करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है और डिस्क्रीट यूनिट में होता है, जिसको स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और वो हमारा कहलाता है क्वांटम फोटोन या फोनॉन। क्वांटम फॉर एनी बॉडी एंड फॉर लाइट दैट इज द फोटोन एंड फॉर हीट दैट इज द फोनॉन, तीन नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम लोग इसमें एक एक करके थ्योरी को देखेंगे कि हमारे पास थ्योरी कौन कौन से हैं। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाना चाहूंगा और 1 बाय 1 करके थ्योरी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होने के बाद सबसे पहले मैं क्वांटम थ्योरी पे आता हूं, और क्वांटम थ्योरी के बाद मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे आता हूं, और क्वांटम थ्योरी के बाद मैं फिर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आता हूं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से फिर मैं बोर थ्योरी पे आता हूं। वापस बोर्ड की तरफ आइए और देखिए कि कैसे मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यहाँ पर हमारे पास इंप्लीमेंट हुआ। तो सबसे पहले ये चीज सीखने के बाद हमारे पास क्या आया, ये देखिए। अब शुरू होता है, इन्होंने कहा मैक्स प्लैंक की थ्योरी में कहा गया क्वांटम वर्ड की यहाँ पर ओरिजिनेशन हुआ। कैसे ओरिजिनेशन हुआ? इन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज सेंटर को अगर घूमता है, हाई स्पीड के साथ घूमता है, तो निश्चित एनर्जी लॉस होता है। या फिर कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो उसमें एनर्जी लॉस भी होता है और एनर्जी गेन भी होता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस मोड में नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस मोड में होता है। वो कैसे? इन्होंने कहा कि अगर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये सेल है, ये सेल है, ये सेल, अगर ये हमारे पास इसका एनर्जी फर्स्ट सेल का E1 है, इसका E2 है और इसका E3 है, तो इसमें जो हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, दो केस होगा, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा स्टेप बाय स्टेप, या फिर यहाँ से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आने की संभावना हो सकता है, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो दो केसेस हैं, या तो इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में आएगा या लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा। तो लोअर सेल से हायर सेल में जाने के लिए उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। तो आप सपोज कर लीजिए कि अगर ये थर्ड से 1 2 पे जा रहा है, दैट मीन्स कि E3 माइनस E2 दैट इज डेली, दिस इज डेली। और ये जो डेली है चेंज इन एनर्जी, जो इन दोनों सेल के बीच में जो चेंज इन एनर्जी हुआ, यही एनर्जी चाहे इमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा। तो इन्होंने कहा कि ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो ये डेली एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी का। जो उसके अंदर पार्टिकल है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है और उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा तो उन्होंने कहा कि डेली इजकल टू जो होगा h न्यू होगा।
एच मैक्स प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पर उन्होंने अपने नाम पर एक कांस्टेंट दिया, एच मैक्स प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू इन्होंने दिया। दिस इज एच न्यू, हियर एच न्यू पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दिस इज अ नंबर, दैट मीन्स हियर द डेल ई is equal to NH new, NH new, N is the integer, that will be the 1 2 3 4 5 6 1 7, that means इस तरह से होगा ये 1 पैकेज 2 पैकेज 3 पैकेट्स, दिस इज द बंडल्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द मासलेस बंडल्स ऑफ एनर्जी। इसमें मास कहीं नहीं दिख रहा, देखिए एम कहीं नहीं है, कहीं मास नहीं है, यानी ये वेव है, इस वेव में कहा गया कि मास नहीं है, दैट मीन्स कि मासलेस बंडल्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम, दैट इज कॉल्ड क्वांटम, एन इज द नंबर, कितने इसमें पैकेट्स हैं, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्वांटम, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, ए दैट इज कॉल्ड क्वांटम। ये देखिए क्वांटम की उत्पत्ति यहाँ से शुरू हुई, और न्यूटन का जो था क्वांटम थ्योरी जो था वो क्लासिकल में आता, और ये सब भी क्लासिकल ही है, अभी मॉडर्न तो बहुत आगे निकलेगा। तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्वांटम। अब ये किसी बॉडी के लिए इस्तेमाल किया गया, फॉर एनी बॉडी, दिस इज कॉल्ड क्वांटम। बट इन हियर अगर आप सपोज कर लिए कि हम लाइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग आइंस्टीन थे, वो लाइट के लिए इस्तेमाल किए थे, तो वो लाइट के लिए कहा जाता है फोटोन, इसको हम लोग क्वांटम नहीं बोल के बोलते हैं फोटोन, फोटोन फॉर लाइट, ये लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया। और हीट के लिए जब इस्तेमाल, जो हमारे पास आयरन रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको फोनॉन कहते हैं, फोनॉन। देखिए मैं बता रहा हूँ हीट के लिए इस्तेमाल किया गया, फॉर एनी बॉडी, बॉडी किसी बॉडी के लिए करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटम। अब ये तय हो गया कि स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर एनी बॉडी, दिस इज कॉल्ड क्वांटम, फॉर लाइट दिस इज कॉल्ड फोटोन, एंड फॉर हीट दिस इज कॉल्ड फोनॉन। आप लाइट के लिए करेंगे फोटोन, हीट के लिए फोनॉन, और किसी बॉडी के लिए क्वांटम। अब ये क्या हुआ, अब हुआ कि ये या तो इमिटर होगा या तो ऑब्जर्वर होगा, या तो एनर्जी को इमिट करेगा या तो ऑब्जर्व करेगा, कुछ भी करेगा, नॉट इन कंटिन्यूअस मोड, ऑलवेज इन द डिसकंटिन्यूअस मोड। अब इन्होंने कहा कि इफ चार्ज पार्टिकल जम्प्स फ्रॉम द लोअर सेल टू हायर सेल, अगर वो नीचे वाले से ऊपर में जाता है तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी, तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पे एनर्जी वो ग्रास्प करेगा। बट दे जंप फ्रॉम द हायर सेल टू लोअर सेल, एनर्जी इमिट करेगा। और दोनों केस में जो पैकेट्स होंगे वो एन के वैल्यू होंगे वो बराबर होंगे, या तो लॉस करेगा तो भी या गेन करेगा तो भी। अगर पार्टिकुलर सेल के लिए आप उसी के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों बराबर होगा, अगर डिफरेंट की बात करें तो हमारा डिफर होगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन सेल में अगर घूम ही रहा है तो एक बार में वो एक 2 सेल 3 सेल जंप नहीं करेगा, दे जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, नेवर कम फ्रॉम द 4 to 1, नेवर 4 to 3, 3 to 1, 2 to 1, ऐसे करके आएगा। दैट मीन्स कि वो कभी भी हमारा रेगुलर पैटर्न में नहीं जाता है, कंटिन्यूअस मोड में नहीं जाता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइज होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि स्टेप बाय स्टेप वो टर्म बाय टर्म करके आएगा और उसका पैकेट्स काउंट होते जाएगा, और यही मेन फिजिबिलिटी था मैक्स प्लैंक की थ्योरी की। इसी थ्योरी पर हमारा बेस्ट बोर थ्योरी आगे बढ़े हैं। कैसे आगे बढ़े हैं देखेंगे हम लोग जब बोर के मॉडल पर आते हैं, देखें। इसके बाद इनके बाद एक थ्योरी आया जिसका नाम था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, ये तो हमारा मैक्स प्लैंक की थ्योरी हो गया। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इन्होंने कहा कि व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, देखिए आ गया, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द नीट एंड क्लीन सरफेस ऑफ मेटल, इन्होंने एक मेटल को लिया, उस मेटल को नीट एंड क्लीन किया और कहा कि मेटल यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वैसे मेटल को लेना है जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो, यानी इनका कहने का मतलब था कि जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे सोडियम हो जाए, पोटासियम हो जाए, रुबिडियम हो जाए, ये सब का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है और उसका सरफेस नीट और क्लीन होना चाहिए। अगर उस नीट एंड क्लीन सरफेस एनर्जी वाले मटेरियल पर अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट का डाला जाए
तो उसके मेटल के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, और वो जो इजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि फोटो मतलब फोटोन मतलब लाइट से एनर्जी आकर उस पर पड़ रही है और उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस वाज गिवन बाय आइंस्टीन। यानी इन्होंने कहा कि यू हैव हियर द नीट एंड क्लीन सरफेस, मेटल का कोई नीट एंड क्लीन सरफेस लिए हुए हैं, ये सपोज कर लीजिए, और यहाँ ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज कर लीजिए इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अपने तरफ खींच रहा है। नाउ हियर दैट इज ए स्पेसिफिक लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन दिस सरफेस ऑफ मेटल which have the lowest ionization potential. Here the electron bonded with this nucleus. After this, the breaking of this bond, they emits from their surface electron from their surface. This one. So here the frequency of light, suppose nu strike on the metal surface. आप यहाँ पर एक suitable frequency light जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, आप इस पे डाल रहे हैं। अब चूंकि इसके बीच भी एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच चूंकि वहाँ भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी बाइंड अप है, यहाँ भी। अब यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी वो मान लीजिए न्यू नॉट है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि दरवाजे की एनर्जी, दैट मीन्स कि उसको बाइंड करके रखे हुआ है। इससे कम अगर एनर्जी दीजिएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। एंड सिर्फ उतने बराबर देने से भी नहीं होगा, क्योंकि इसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसको मोशन पकड़ना है, यहाँ से भगाना है, इलेक्ट्रॉन को हटना है। तो दैट मीन्स कि ऑलवेज हियर द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मटेरियल। जो मटेरियल आपने यूज किया है, जो मेटल आपने लिया है, उस मेटल का जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो आप लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो न्यू है, ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नॉट। अगर ये कंडीशन ओबे हुआ तब जाकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऑल आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक कैसे निकालते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आया, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एच न्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपने मैक्स प्लैंक के थ्योरी में पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, आई इक्वल टू एच न्यू, ये हो जाएगा। एनर्जी ऑफ मेटल, जो मेटल यूज किए हैं, दैट इज द एच न्यू नॉट। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ हमने मान लिया काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। अब देखिए अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ है, उसको अप्लाई करिए तो आप पाएंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और ये दोनों का जो सम हुआ ठीक इसके बराबर हो गया, इस फोटोन एनर्जी के बराबर हो गया। तो आपके सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? सुटेबल हमारा था कि कितना आपको एनर्जी देना पड़ा, तो कहता है कि आपने लाइट का जो फोटोन एनर्जी दिया है वो दो तरह से खर्च हुआ। पहला हुआ कि उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है किसका, उस मेटल का, तो उतने के बराबर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो होगा वो बॉन्ड टूटने लगेगा, और थोड़ा और एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें मोशन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये घटना कहा कि देखिए एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पड़ा और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया। दैट मीन्स कि यहाँ कहा जा रहा है कि आपके जो सर्टेन एनर्जी हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये इक्वेशन जो बनाए इसको हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहलाता है। ये देखिए हम लोगों ने तीन चीज़ को सीखा। अब थोड़ा सा आप आ जाइए इस पे, मैं उधर चलता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद मैं बोर थ्योरी अगले क्लास में ही शुरू करूँगा, लेकिन थोड़ा सा आप वहाँ पर आकर देख लीजिए कि कैसे इसका हम लोग कैरेक्टर सब निकालते हैं। यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। तो अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो हमारे पास
फोटोन का कैरेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वल टू एच न्यू, ये इक्वेशन बन गया यहाँ पर, पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिल गए हैं यहाँ पर। फिर इससे सारे कैरेक्टर बता दिए गए, कितने कैरेक्टर होते हैं, देखिए यहाँ 9 कैरेक्टर है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ एक दिया गया है, न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, इस पर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये न्यूमेरिकल, इसको जरूर आप बच्चे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके न्यूमेरिकल डाला हुआ है, जरूर इसको देखिएगा कैरेक्टर के बाद। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा अभी मैंने यहाँ पर किया। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट को आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा था। और इस पूरे जो घटना में जो फोटो इलेक्ट्रिसिटी हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लाइट दिए, लाइट एनर्जी दी, उसको फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और यहाँ से जो दोनों एनर्जी का सम हुआ, कौन कौन, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारा जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दोनों के सम जो होगा वो फोटोन एनर्जी के बराबर होगा। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि कैसे ये फोटोन एनर्जी के बराबर होगा। अब इसके साथ अब इन तीनों थ्योरी को मिला करके अगर आप देखेंगे, तीनों थ्योरी को मिला करके तब हमारा शुरू होगा बोर मॉडल के लिए। तो बोर मॉडल हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इन तीनों थ्योरी को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंबाइंड इफेक्ट को अगर एक साथ आप सीखेंगे तो बोर की थ्योरी पढ़ना आसान हो जाएगा। बोर ने क्या किए, रदरफोर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी, मैक्स प्लैंक थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी, इन पांचों थ्योरी को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके एक नया इन्होंने थ्योरी बना दिया। और फिर उन्होंने बताया कि सेल को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, फिर इन्होंने बताया कि ये क्वांटाइज होता है, फिर बताया कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr nh/2π के बराबर होता है। और फिर उन्होंने इक्वेशन ड्राइव कर दिया कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, वेव नंबर फॉर पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार से बोर थ्योरी से हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तालका मच गया कि हम लोग हर एक चीज़ का एक मैथमेटिकल कंसेप्ट के जरिए वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि बाद में फिर जाकर हमारा मॉडर्न कंसेप्ट भी आया, वो मॉडर्न कंसेप्ट श्रोडिंगर में देखेंगे, लेकिन डुअल कैरेक्टर की नींव यहीं पड़ गई। हालांकि बोर थ्योरी में पार्टिकल नेचर पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है और वेव थ्योरी को कम दिया गया है, लेकिन बाद में जब हमारे पास डी ब्रॉगली साहब आए तो उन्होंने डुअल कैरेक्टर ला करके श्रोडिंगर की नींव डाल दिया। तो मैं बच्चों आज इतनी ही क्लास को छोड़ देता हूँ, आप इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में। बाकी जो अगला हमारा क्लास होगा वो बोर थ्योरी से स्टार्ट होगा और आपको श्रोडिंगर तक जाएगा। धन्यवाद।